हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की जो अपनी क्लास रहेगी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसमें अपन डिसीजन मेकिंग में है ना, अपन ने इससे प्रीवियस जो पढ़ा था इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, सिंपल इफ़। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे अपन इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। इफ़ और एल्स जिसमें ना क्या होता है, कैसे अपन इसको अप्लाई करेंगे, इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कैसे कंट्रोल होता है, तो ये सब कुछ इस स्टेटमेंट के बारे में अपन सीखेंगे यहाँ पे। तो इफ़ और एल्स क्या है, तो अपन ने सिंपल इफ़ में क्या देखा था कि अपने पास एक सिंगल कंडीशन और एक ही उस कंडीशन का अल्टरनेट था कि कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उस अल्टरनेट को एग्जीक्यूट कर दो, ट्रू वाले ब्लॉक को। अगर कंडीशन फेल होती है तो उसको स्किप कर दो, हो ना। ये वाला एक कंसेप्ट था। अब अभी इफ़ और एल्स का जो कंसेप्ट रहेगा कि दो अल्टरनेट रहेंगे, कंडीशन तो एक रहेगी, सही होने पर अलग अल्टरनेट हो गया, गलत होने का अलग आपका अल्टरनेट हो गया। तो सही और गलत में से दो दो अल्टरनेट में से अपन है ना कंडीशन के अकॉर्डिंग एक अल्टरनेट या एक ऑप्शंस का सिलेक्शन करेंगे। कई बार होता है ना कि कंडीशन यस हो गई तो मैं कहता हूँ ये वाली आपको है ना ये आइटम मिल जाएगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला आइटम मिल जाएगा। कि दो अल्टरनेट, दो में से एक का सिलेक्शन करो। तो इस तरह की अगर थ्योरी आ जाए तो अपन को इफ़ और एल्स में अपन को इफ़ और एल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो इफ़ और एल्स क्या है, तो उसके इसके बारे में देखें तो ये क्या है, सिंपल इफ़ का एक्सटेंशन है। कि सिंपल इफ़ को अपन ने आगे बढ़ाया, अब इसको एक्सटेंशन करके क्या किया कि एल्स पार्ट इफ़ के साथ में अटैच कर दिया। कि सिंपल इफ़ में तो एक ही ऑप्शन था, तो अपन ने क्या किया कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स का ऑप्शंस भी है ना एक इफ़ के साथ में अटैच कर दो। तो इसको अपन ने एक्सटेंशन करके एल्स पार्ट सिंपल इफ़ के साथ में ऐड कर दिया। तो ये सिंपल इफ़ का एक्सटेंशन हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया आपका। इट हैव वन कंडीशन, कि एल्स इफ का क्या कंसेप्ट है कि कंडीशन तो अपने पास एक रहेगी और कंडीशंस में के दो ऑप्शंस रहेंगे, दो अल्टरनेट रहेंगे, और अपन एट ए टाइम दो में से एक का सिलेक्शन करके फिर आगे फॉलो करेंगे। कि दो में से एक का एग्जीक्यूशन कर दो, ट्रू वाला पोर्शन अलग होगा, फॉल्स वाला पोर्शन अलग होगा। तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो जस्ट इफ़ के बाद में जो स्टेटमेंट का ब्लॉक होगा वो आपका ट्रू वाला पार्ट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स को अपन है ना एल्स एल्स से डिनोट करेंगे, एल्स वाला पार्ट होगा वो। तो कंडीशन फॉल्स होते ही एल्स को कंट्रोल एल्स को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे दो अल्टरनेट में से अपन एट ए टाइम वन ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे, कि वन ऑप्शंस आपका एट ए टाइम सेलेक्ट होगा। इसका सिंटेक्स देखें कि कैसे काम करेगा। तो सिंटेक्स देखोगे ना कि ये तो आपकी टेस्ट कंडीशन हो गई, इफ़ हो गई, इफ़ के साथ में ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ये आपकी टेस्ट कंडीशन हो गई। अब कंडीशंस अगर ये ट्रू हो जाती है ना, अगर ये कंडीशंस ट्रू हो जाती है तो अपन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए है ना, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए इस पूरे ब्लॉक को सीधा यहाँ से जंप करेंगे और स्टेटमेंट एक्स को फॉलो करेंगे। अपन यहाँ पे आ जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अपन ट्रू वाले पोर्शन को स्किप कर देंगे। कि ट्रू वाले पोर्शन को स्किप करके ये फॉल्स होने पर अपन इस फॉल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके स्टेटमेंट एक्स को फॉलो करेंगे। तो ये दो अल्टरनेट है, दो में से एक का सिलेक्शन। कि आपका एक अल्टरनेट ये हो गया, एक अल्टरनेट ये हो गया। एट ए टाइम वन का सिलेक्शन करके या तो इसको सेलेक्ट करो या इसको सेलेक्ट करो, और दोनों को सेलेक्ट करके एक्स को फॉलो करो। तो यहाँ पे कंडीशन एक और दो आपके सेपरेट ब्लॉक हो गए। दोनों ब्लॉक को सेपरेट करने के लिए एल्स की अपन ने हेल्प ले ली। तो इसका बिल्कुल इजी कंट्रोल है। तो इफ़ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अपन सीधे है ना ट्रू ब्लॉक वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। देन द ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द एफ स्टेटमेंट, इफ़ के बाद में जो भी इमीडिएटली जो ट्रू ब्लॉक होगा इसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज ये फॉल्स ब्लॉक को ले लेगा अगर कंडीशन फेल हो जाती है। तो दो अल्टरनेट हो गया, सही होने पर जस्ट इफ़ के बाद में जो भी स्टेटमेंट होगा उसको ये एग्जीक्यूशन में लेगा। अगर कंडीशन फेल हो जाती है तो एल्स फॉल्स ब्लॉक वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन में लेगा, और फिर स्टेटमेंट एक्स को ये फॉलो करेगा। तो इसका इजी वे में ये कंट्रोलिंग आपको याद रख सकते हो। फिर अपन इसका स्ट्रक्चर देखें कि ये कैसे काम करेगा। तो डायग्रामेटिकली अगर देखना चाहें कि इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल्स है ना, कंट्रोल का फ्लो कैसे होगा,
तो यहाँ से अपनी ये कंडीशन चलेगी, यहाँ से एंट्री लेंगे तो ये कंडीशंस चेक होगी। अब कंडीशंस जहाँ पे भी आती है तो आपके माइंड में यस या नो दो रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। कंडीशंस ऑलवेज ट्रू या फॉल्स, है ना, या तो आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। दो रिजल्ट्स के ऑप्शंस होते हैं, दो में से एक होता है कंडीशन का रिजल्ट, या तो सही होगा, दो अल्टरनेट है ना, सही या गलत। अब अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो इस ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट को पूरा एग्जीक्यूट करके, है ना, इसको ऑब्टेन करके, इसको एग्जीक्यूट करके स्टेटमेंट एक्स को फॉलो कर लो। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते करके इसको फॉलो कर लो। तो दोनों केस में स्टेटमेंट एक्स को तो मैं फॉलो करूँगा ही। अगर मैं इसको लेके भी आऊँगा तो इस पर तो आऊँगा, फॉल्स स्टेटमेंट को भी अगर सेलेक्ट करके आता हूँ तो देन इस पर आऊँगा। और इन दोनों में से अपन को एक का सिलेक्शन होगा कि ये आपका अलग ऑप्शन है, ये अलग है। एट ए टाइम या तो आप इस पे आओगे या इस पे आओगे। सही होने पर इस पे आओ ट्रू ब्लॉक पे, और गलत होने पर है ना फॉल्स ब्लॉक पे आओ। तो ट्रू ब्लॉक से फिर कहाँ फॉलो करेंगे अपन स्टेटमेंट एक्स को, फॉल्स ब्लॉक के बाद में कहाँ पे जाएंगे स्टेटमेंट एक्स पे। तो ये एकदम ईजी वे में पूरा आप समझ सकते हो। तो डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हो। सिंटेक्स देना चाहो तो बिगिन और क्लोज, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो बिगिन क्लोज लगाने पड़ेंगे आपको। अगर आपका इफ़ का सिंगल स्टेटमेंट है, अगर इफ़ हैव ओनली सिंगल स्टेटमेंट तो ब्रेसेस में बी इग्नोर, याद रखने का पॉइंट है। अगर आपके ट्रू ब्लॉक्स के मल्टीपल स्टेटमेंट है, फॉल्स ब्लॉक के मल्टीपल स्टेटमेंट है, तो आपको ये ब्रेसेस लगाने कंपलसरी है। तो ये अगर आपका वन और टू और मोर स्टेटमेंट आ जाए, है ना, ट्रू ब्लॉक में, तो ये बिगिन क्लोज, पहले बिगिन देन क्लोज, फिर ये पूरा क्लोज होने के बाद में एल्स, फिर एल्स का बिगिन देन क्लोज, फिर इन आइदर है ना इसका सिलेक्शन होगा या इसका होगा, फिर इसको अपन फॉलो करेंगे। तो एल्स का आपका ये फॉल्स वाला पोर्शन है। कंडीशन फेल होती है, कंट्रोल एल्स पे डायरेक्ट जंप कर जाएगा, इसको स्किप कर देगा। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एल्स को स्किप कर देगा। दो में से एक का सिलेक्शन करके आगे का अपन स्ट्रीम में फॉलो करेंगे। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको और भी है ना समझने की कोशिश करें। तो अपन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आपका सिंटेक्स हो गया, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया। अगर एग्जाम में आ जाए कि इफ़ और एल्स पे राइट द शॉर्ट नोट्स, तो ये सब कुछ आपको प्रेजेंट करना होगा। अब आगे अपन इसका ना एग्जाम्पल देखें। अब अपन शुरू करते हैं एग्जाम्पल ऑफ इफ़ और एल्स कि क्या क्या एग्जाम्पल अपन फॉलो करें। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ऑफ इफ और एल्स स्टेटमेंट। अब जैसे मैं कहता हूं कि रीड एन इंटीजर नंबर, फिर चेक वेदर इट इज इवन और ओड, है ना, सम और विषम। इसकी टेस्टिंग करनी है कि कोई भी इंटीजर नंबर पढ़े और उसको चेक करो कि ये इवन होगा या ओड होगा। अब यूजिंग इसके थ्रू इफ़ और एल्स की हेल्प लेते हुए, तो अगर अपन को ये क्वेश्चंस देखें अपन, तो अपन को एक सिंगल इंटीजर नंबर इनपुट में लेना होगा। तो अपना ये डिक्लेरेशन का पार्ट तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अपन यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा सकते हैं कोडिंग में। फिर यहाँ मैं लिखूँगा प्रिंट ऑफ एंटर इंटीजर नंबर, एंटर एन इंटीजर नंबर, ये अपने पास है ना इंटीजर नंबर में रीड करूँगा, इसके नफ के थ्रू करूँगा। ये आपका इंटीजर डेटा है, तो इंटीजर डेटा के लिए फॉर्मेट कैरेक्टर डी आता है इसके नफ में। ये आपका है ना वेरिएबल के साथ में एन एक वेरिएबल है, तो ये एड्रेस ऑपरेटर आता है। तो ये एड्रेस ऑफ एन पर ये वैल्यू पढ़ेगा, ठीक है ना, एड्रेस ऑफ एन, उस पर यह सीधी वैल्यू सेंड करेगा मेमोरी लोकेशन पे। तो अपन को ये नंबर आ चुका। अब अपन को ये टेस्टिंग करनी है, इवन और ओड का पूरा निर्धारण करना है, चेक करना है। तो अब ऐसे सोच लो कि यहाँ पे जनरल अर्थमेटिक कैलकुलेशन से तो रिजल्ट्स आएगा नहीं। अपन को यहाँ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। अब कैसे अपन इसका डिसाइड करें कि इवन होता है या ओड होता है। तो नॉर्मल वे में भी अपन अगर मैथमेटिकल वे में चलते हैं तो इवन और ओड की जो टेस्टिंग होती है कि
जो गिवन नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, और 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर को चेक करो। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो आप इवन कर दो, अगर 0 नहीं आया, अदर देन 0 कोई वैल्यू आ गई 1, तो उस केस में ओड कर देंगे। तो डिवाइड होगा या नहीं होगा, बस उस एक कंडीशन से इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अपन सीधा यहाँ इफ़ में चलता हूँ मैं। इफ़ अब नेस्टेड इफ आप देख चुके हैं ना कि ऐसा आपका स्ट्रक्चर होगा, कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह का है ना। फिर नीचे यहाँ पे अपन स्टेटमेंट एक से तो अपनी यहाँ पे गेट सी एच लगा दिया सपोज, और फिर फाइनल अपनी क्लोजिंग कर देंगे अपन। तो अब यहाँ पे अपन क्या लिखे, यहाँ पे टेस्ट कंडीशन। अब कंडीशन कैसे बनाऊँ, तो सिंपल से एक कंडीशन बनेगी कि एन में 2 से डिवाइड करे। ये आपसे कहता है कि एन में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, और ये रिमाइंडर वैल्यू देगा, है ना, कि एन में 2 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर वैल्यू आएगी। अब रिमाइंडर वैल्यू अगर 0 आ जाती है, ये मैचिंग हो रही तो डबल इक्वल आता है, मैचिंग में रूल है ये, तो 0 से मैच कर रहा हूँ। तो मैं अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्रिंट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, लाइन चेंज कर दूंगा। और यहाँ पे अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो मैं लिख दूंगा प्रिंट ऑफ, है ना, कोटेशन में ओड नंबर। ये क्या टेक्स्ट मैसेज है कि ओड नंबर, लाइन चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पे। और यहाँ पे गेट सी एच देन फाइनल क्लोज। तो ये अपना है ना इफ और एल्स का पूरा एक पोर्शन हो गया, इफ और एल्स का पोर्शन ही हो गया पूरा। अब फिर अगर ये सिंगल स्टेटमेंट है ना, ये इफ का ट्रू में ओनली सिंगल स्टेटमेंट है, फॉल्स में ओनली सिंगल स्टेटमेंट है, ट्रू ये ट्रू पार्ट है ना, ये फॉल्स पार्ट है, ओनली सिंगल स्टेटमेंट है इनमें, ये ओनली सिंगल स्टेटमेंट आ रहा है। सही होने पर भी अपना है ना एक लाइन हो रही है इवन नंबर, तो फॉल्स होने पर भी एक सिंगल लाइन आ रही है। तो सिंगल लाइन आ रही है तो ब्रेसेस में भी इग्नोर, कि अपन ब्रेसेस को इग्नोर कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, मे बी इग्नोर। तो इग्नोर कर देंगे तो ये प्रोग्राम है ना इस वे में हो जाएगा कि एक अगर मैं मान लो ये ब्रेसेस को हटा दूँ तो ये इस वे में आप कर सकते हो कि एन में मैंने 2 से डिवाइड किया, 0 को चेक किया, तो प्रिंट ऑफ है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया इवन नंबर, ऐसे अपन लिख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने लिख दिया प्रिंट ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर यहाँ पे, ठीक है ना। और ये अपना एक इजी हो गया थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इसमें ना ब्रेसेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ ब्रेसेस को मैंने इग्नोर कर दिया, फिर देन ये गेट सी एच आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेसेस को इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि ये सही होगा तो एक स्टेटमेंट हो गया, है ना, ये गलत हो गया तो एल्स का सिंगल स्टेटमेंट हो गया। तो ब्रेसेस को यहाँ से हटा सकता हूँ मैं, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है पढ़ने में भी। और यहाँ पे अगर लगाते हो तो लगा दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इफ़ का सिंगल स्टेटमेंट हो, कोई भी ब्लॉक सिंगल स्टेटमेंट आ रहा है ब्लॉक के अंदर, तो ब्रेसेस को आप हटा सकते हो, याद रखने का पॉइंट है। ऐसे अपन और भी है ना, ऐसे कई सारी कोडिंग लिख सकते हैं कि और भी एग्जांपल देना हो कि 2 नंबर को पढ़ ले और लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करो, लार्ज नंबर फाइंड आउट करो, विच नंबर इज लार्ज। तो अपन है ना इफ़ और एल्स के थ्रू कर सकता हूँ मैं। फिर एक और एग्जांपल देखो, अनदर एग्जांपल 2। जैसे मेरे पास एक है ना ये प्रोग्राम है कि राइट ए सी प्रोग्राम, कि रीड बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम कीबोर्ड, है ना। ये बेसिक पे अपन रीड करेंगे किसी भी एम्प्लॉय की, है ना, एंड कैलकुलेट DA HRA एंड ग्रॉस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। DA इक्वल मैंने यहाँ पे लिख दिया 90% ऑफ बेसिक पे, है ना, बेसिक पे कह दो यहाँ पे। HRA 20% ऑफ
बेसिक पे। इफ ये जो बेसिक पे है ग्रेटर देन और इक्वल, मान लो मैंने यहाँ पे 10,000 का फिगर ले लिया, तो देन DA विल बी इतना होगा, HR इतना होगा, अदरवाइज DA इक्वल 80% ऑफ बेसिक पे और HRA इक्वल, मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 15% ऑफ बेसिक पे। और ग्रॉस सैलरी जब मैं कैलकुलेट करूँगा, बेसिक पे प्लस DA प्लस HRA, ये ग्रॉस सैलरी का फिगर आएगा। तो अपन को ये वाली एक इसकी ना कोडिंग करनी है कि सिंपल सी ये जो क्वेश्चंस अपन को दे रखा है, किसी भी जैसे कंपनी में अपन है ना एम्प्लॉई है या किसी भी कंपनी में तुम सर्विस करते हो, तो सर्विस करेंगे तो अपन ने है ना सैलरी जो प्राप्त करते हैं उसके 2 कैटेगरी बना दी कि कोई भी तुम किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय होंगे तो सैलरी तो अपन को मिलेगी। अब सैलरी में मैंने क्राइटेरिया रख दिया कि एक तो हो गया 10,000 और उससे अबव सैलरी लेने वाले, एक हो गया 10,000 से बिलो सैलरी प्राप्त करने वाले। तो फिर मैंने ना DA और HRA का क्राइटेरिया अलग अलग रख दिया कि जिसको 10,000 से अबव सैलरी मिलेगी उसके लिए अपन ने DA का जो क्राइटेरिया रखा 90% ऑफ बेसिक पे और HRA का जो क्राइटेरिया रखा 20% ऑफ बेसिक पे। और अगर 10,000 से कम सैलरी मिलती है तो DA मिलेगा आपको 80% ऑफ बेसिक पे, जो भी इनपुट से आएगा ना, HRA मिलेगा 15% ऑफ बेसिक पे। और फिर या तो अपन इस कैलकुलेशन को लेके काम करेंगे, है ना, या तो अपन इस कैलकुलेशन को लेके काम करेंगे, तो ये तो पहला ऑप्शन हो गया, या अपन इस ऑप्शंस को लेके काम करेंगे, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, है ना। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे, ये सैलरी के बेस पे डिसाइड करेंगे। डिसाइड जो करेंगे वो करेंगे सैलरी इनपुट के बेस पे। सैलरी है ना इनपुट में लेंगे अपन, बेसिक सैलरी को इनपुट में लेंगे और उसके बेस पे ही मैं डिसाइड करूँगा कि इसको मैं सेलेक्ट करूँ या इसको सेलेक्ट करूँ। अब सिलेक्शन में ये 2 कैलकुलेशन पैरेलल चलेगी। अगर आपके सैलरी 10,000 से अबोव है तो DA 90% होगा, HRA 20% होगा। अगर सैलरी बिलो है 10,000 से तो फिर इस कैलकुलेशन को लेके मैं इस पे आऊँगा। तो या तो मैं इसको लेके ये बनाऊँगा या इसको लेके बनाऊँगा। तो सही होने पर तो मेरा ये आना चाहिए और गलत होने पर इसका ये दोनों कैलकुलेट होके इसमें आना चाहिए और फिर एंटायर रिजल्ट्स को प्रिंट करा दूँगा। तो इस तरह का अपन को एक प्रोग्राम बनाना है। अब ये कैसे बनाओगे, तो इस कंडीशन को तो मैं इफ़ में डाल दूंगा कि इस कंडीशन को तो इफ़ में ले लेंगे यहाँ पे, और इस वाले पोर्शन को अपन ट्री वाले पोर्शन में ले लेंगे और इसको फॉल्स में ले लेंगे और अपना पूरा हो जाएगा, प्रोग्राम्स हो जाएगा। अब इसके लिए रिक्वायर्ड वेरिएबल अपन देखें, क्वेश्चंस तो आप सबको समझ में आ ही गया कि इस तरह का अगर बेस है क्वेश्चंस का कि एक कंडीशन सर 2 अलग अलग सेपरेट तरह की कैलकुलेशन है, सही होने पर क्या बोलेंगे, गलत होने पर क्या करना चाहेंगे, तो अपन को ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग है ना रिजल्ट्स का सिलेक्शन करके और फिर अपन को कैलकुलेशन में जाना है। सही होने पर अपना है ना 2 अल्टरनेट, ये 2 ऑप्शन यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट है, इनको कैलकुलेट करो। गलत होने पर ये 2 सेपरेट कैलकुलेशन है, इनको कैलकुलेट करो, या तो इसको कैलकुलेट करो या इसको कैलकुलेट करो। इन दोनों का कैलकुलेट करके फिर इस पे आ जाओ। या तो आप DA ये लेके आओगे, HRA ये लेके आओगे, या DA ये वाला लेके आओगे, ये इसको लेके आओगे और फिर अपनी ग्रोस सैलरी बनेगी। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो इसको अपन कैसे डिसाइड करें, तो इसको अपन यूज करेंगे इफ़ और एल्स के थ्रू। तब ये कोडिंग कैसे होती है, तो इसकी एक कोडिंग देखो। क्वेश्चंस आपको समझ में आ ही गया। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या वेरिएबल्स लेंगे, है ना, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कोडिंग के लिए एसेंशियल स्टेप्स क्या है, उसको फॉलो करो अब तुम। तो सबसे पहले तो अपन कमेंट्स डाल देंगे सैलरी कैलकुलेशंस। DA, HRA एंड ग्रॉस। फिर अपन लाइब्रेरी से लिंकिंग ले लेंगे यहाँ पे, ये आपका लिंकिंग सेक्शन होगा। इंक्लूड स्मॉल लेटर में लिखोगे
इसको अपन बोलते हैं प्री प्रोसेसर। लाइब्रेरी से कनेक्टिविटी मिलती है यहाँ से। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि किस लाइब्रेरी से है ना कनेक्ट होना है। तो यह लाइब्रेरी हेडर फाइल का नाम लिखेंगे यहाँ पे, यह लाइब्रेरी हेडर फाइल का नाम होगा stdio.h। दूसरी लाइब्रेरी हेडर फाइल होगी अपनी conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट। और ये पूरा पोर्शन आपका लिंकिंग सेक्शन हो जाएगा, फिक्स है। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो जाएगा, है ना। फिर आपका प्रोग्राम शुरू करेंगे तो वॉइड मेन, वॉइड अपने आप में कीवर्ड हो गया, मेन एक फंक्शंस हो गया, है ना। ये ब्रैकेट आता है तो ये फंक्शंस हो गया। फिर बिगिन होगा, फिर इसका भाई है ना डेटा पार्ट आएगा। अब डेटा पार्ट क्या लेके चले, तो डेटा पार्ट जैसे मान लो मैंने लिखा इंटीजर बेसिक पे, है ना, बीपी। तो बीपी का मतलब बेसिक पे हो गया। अगर यहाँ डिस्क्रिप्शन देना चाहो कि बीपी किसको डिनोट करेगा, तो ये हो गया आपका बेसिक सैलरी, बेसिक पे। उसके लिए मैंने ये ले लिया और ये इंटीजर टाइप का डेटा लेके चला हूँ। फिर मैं यहाँ ना फ्लोट, फ्लोट में अपन DA, HRA और ग्रॉस, है ना। DA का मतलब डियरनेस अलाउंस और HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंस। तो DA जो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ वो हो गया आपका महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, है ना, यानी हिंदी में बोले तो महंगाई भत्ता। HRA हो गया आपका हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। और ग्रोस हो जाएगी आपका टोटल सैलरी। टोटल सैलरी को मैं ग्रोस से दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये डेटा जो कैलकुलेट होगा ये परसेंटेज में है, तो ग्रोस भी होगा तो परसेंट DA HRA जब उसमें आएगा फ्लोट में, तो ये भी फ्लोट ही हो जाएगा। तो अपन को यानी 4 स्क्रीन, ये एक फंक्शंस हो गया, आउटपुट की स्क्रीन को क्लियर करेगा। फिर अपन को है ना एक सैलरी रीड करेंगे, एक सैलरी आप रीड करोगे, DA को नहीं करोगे, HRA को नहीं करोगे, ग्रोस को रीड नहीं करेंगे। तुम कहोगे क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशंस बनानी है, अपन को कंडीशंस दे रखी है कैलकुलेशन की। क्या दे रखी है कि अगर 10,000 के इक्वल है या ग्रेटर है सैलरी, तो अपन को DA 90% लेना है, HRA 20% लेना है। तो ये कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। तो जो डेटा मैं प्रोसेस करता हूँ कभी भी इनपुट में नहीं आता, ये ध्यान देने का पॉइंट है। इनपुट में वही लो जिसके बेस पे रिजल्ट बनेगा। जैसे मान लो कि मेरे को रिजल्ट्स, अगर मान लो ये भी अगर रीड करना हो और अपन को कैलकुलेशन नहीं करनी थी कि कीबोर्ड से पढ़ो DHRA सबका टोटल कर दो, तो फिर तो डायरेक्ट है ना रीड करके एडिशन करके रिजल्ट्स बता देते। अपन को यहाँ कंडीशन दे रखी है कि DA जो निकालेंगे बेसिक पे से कैलकुलेट करेंगे, HRA कैलकुलेट करेंगे, वो भी बेसिक पे से बनाऊंगा, फिर ग्रोस भी बनाऊंगा। तो कंप्यूटर बना के देगा उसको इनपुट में क्यों लेंगे अपन। तो अपन को यहाँ पे ना एक इनपुट में ओनली बेसिक पे लेनी है अपन को। तो यहाँ पे करेंगे अपन एंटर द बेसिक पे, यहाँ लेंगे अपन प्रिंट ऑफ फंक्शंस है कि एंटर बेसिक सैलरी, है ना, बेसिक सैलरी। ये लाइन ब्रेक करेगा कि ये एक लाइन है ना आउटपुट में लिखी हुई आएगी, कोलोन लगा हुआ आएगा, फिर नीचे की लाइन में ये रीडिंग मांगेगा, लाइन ब्रेक दे देगा। फिर अपन पढ़ना चाहेंगे इसके इनफ। तो कौन सा डेटा है, इंटीजर है। इंटीजर के लिए ये याद रख लो कि जब भी इंटीजर डेटा आ जाए, है ना, INT आ जाए, तो उसके लिए कोड जो आता है फॉर्मेट कैरेक्टर D आता है ना। जब भी अगर कोई फ्लोट डेटा रीड राइट करूँ तो आपका ना %F आता है। अगर आपका मतलब करेक्टर डेटा आ जाता है तो %C आता है। करेक्टर में स्ट्रिंग डेटा अगर रीड राइट करें अपन तो फिर अपने पास है ना ये %S आ जाएगा। अगर लॉन्ग इंटीजर में पढ़ना चाहूँ इसके ना प्रिंटफ में तो %LD आ जाएगा। अगर डबल पढ़ना चाहे अपन इसके नफ ये प्रिंटफ में इसके नफ में तो %LF आ जाएगा। ठीक है ना, ये कोड याद होनी चाहिए। ये तो फॉर्मेट कैरेक्टर है। तो ये कब आते हैं, इसके नफ क्या करेगा, वेरिएबल्स की वैल्यू पढ़ेगा, है ना। प्रिंटफ क्या करेगा, डेटा वैल्यू को प्रिंट करेगा, वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। कहाँ करेगा, मॉनिटर पर, है ना। डेटा किससे लेगा, कीबोर्ड से। किस में लेगा, वेरिएबल में लेगा। तो अपन को इसके ना प्रिंटफ में प्रॉपर एक डेटा को ना कैसे टाइप कन्वर्जन कर पाओगे कि इंटीजर डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करेगा इसके नफ में, फ्लोट डेटा को कैसे करेगा, करेक्टर डेटा को कैसे करेगा। तो अपन को ये फॉर्मेट करेक्टर लेने पड़ते हैं, याद हो जानी चाहिए आपको। इसके नफ
और प्रिंट ऑफ, जहाँ पे भी डेटा वैल्यू आ जाए, है ना, कोई वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटाज के लिए ये अलग अलग कोड है, फॉर्मेट करेक्टर कोड कहलाते हैं। ये टाइप कन्वर्जन का भी काम कर देते हैं। और अपन ये फॉर्मेटिंग करेंगे तो इन्हीं कोड के थ्रू फॉर्मेटिंग करेंगे। तो ये इसके ना प्रिंटअप के अलावा ये कोड कहीं पे भी यूज नहीं होते हैं। अगर एक सिंगल डेटा प्रिंट करेंगे तो एक कोड आएगा। दो दो डेटा को रीड करें, मान लो इंटीजर दो डेटा एट ए टाइम पढ़ना चाह रहे हो तो 2 टाइम्स %d आएगा। तो यहाँ पे अपन को एक सिंगल डेटा ही पढ़ना है, इसके अंदर पढ़ना वे अपन को, तो एड्रेस आएगा, ये वैल्यू आ चुकी। अब अपन को है ना सीधा ही कंडीशन में देखो कि कंडीशन क्या दे रखी है। अब कंडीशन में मैं सीधा ही आ गया यहाँ पे। तो अब कंडीशन जो अपन को दे रखी है ना, यहाँ पे ये दे रखी है कि इफ़, अब कंडीशन क्या है कि बेसिक पे ग्रेटर देन इक्वल 10,000, ये कंडीशन दे रखी है। अगर ये सही हो जाए तो अपन इस सही वाले ब्लॉक में आ जाएंगे, और अगर ये गलत हो जाए तो एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएंगे, है ना। ये अपने दो ब्लॉक बन गए, सही का अलग हो गया और फॉल्स का अलग हो गया। अब सही होने पर क्या कह रखा अपन से कि डीए कैलकुलेट करो कि किसका, बेसिक पे का, कितना 90%, ये 90% हो गया, ठीक है ना। पॉइंट लगा दिया मैंने, है ना, जीरो, यहाँ पे जीरो भी लगाना चाहो लगा दूँ। और HRA कैलकुलेट करो बेसिक पे का, कितना 20%, तो 0.2, है ना। डिवाइडेड बाय 100 होता है तो 100 करूँगा तो पॉइंट लग जाएगा। और अगर ये नहीं होता है तो ये कंफर्म हो गया कि सैलरी 10,000 से बिलो है। तो बिलो है तो उसका डीए अलग बनेगा। तो उसका डीए कितना बनेगा, BP मल्टीप्लाई 0.80, 0 पॉइंट है ना 80। और अगर HRA कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बेसिक पे का 15%, तो 0.15। तो आप है ना, ये कंडीशन अगर सही हो गई तो इसको लेते हुए इस पे आओगे, कंडीशन गलत हो गई तो इनको कैलकुलेट करके बाहर आओगे। तो दो में से एक का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आगे क्या करें अपन, आगे करेंगे कि इसका ये या तो DA आ गया, HRA आ गया, BP आ गया। अब ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लो। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ प्रोग्राम को। तो अब ग्रॉस सैलरी कैसे बनेगी अपनी, तो यहाँ पे हो जाएगी अपनी ग्रॉस अपन ने वेरिएबल क्या ले रखा है, ग्रॉस ही ले रखा है, तो यहाँ पे ग्रॉस हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी, क्योंकि बेसिक पे प्लस DA प्लस HRA, है ना, तीनों का कंबाइंड हो जाएगा ग्रॉस। अब पूरा डेटा आ चुका, कैलकुलेशन हो चुका। एक बेसिक पे रीड की, कंडीशन में भेज दी, कंडीशन सही होगी तो इसको ले लो, कंडीशन गलत होगी तो इसको ले लो, और इन दोनों को लेके फिर ग्रॉस में आ जाऊँ। तो ये DA या तो है ना ग्रेटर होगी 10,000 से या इक्वल होगा तो इसको DHRA सेपरेट फिगर बनेगा। अगर बिलो हो गया तो DHRA का या सेपरेट फिगर आएगा। तो DA में कैलकुलेशन आ गया, HRA में कैलकुलेशन आ गई, BP इनपुट से आ गया। अब टोटल कर दो। अब टोटल करना तुमको आता है कि कैसे बनाऊँ। तो बेसिक पे DA और HRA, महंगाई भत्ता और HRA सबको जोड़ दिया। अब प्रिंट करा दो, तो प्रिंट ऑफ, है ना, तो यहाँ पे योर रिजल्ट्स या आउटपुट दे दो, जैसे मैंने कह दिया आउटपुट। ये मैंने ना ऐसे मैसेज डाल दिया। ये \T का मतलब होता है कि जैसे आपकी ये स्क्रीन है तो ये 8 कॉलम छोड़ेगा, फिर 8 कॉलम छोड़ेगा, फिर आउटपुट लिखेगा, या आउटपुट की लाइन आएगी। अब क्या क्या आउटपुट चाहिए, तो मैंने लिखा प्रिंट ऑफ कि बेसिक पे कितनी है। तो ये अपना जो फिगर है ये इंटीजर डेटा है। लाइन बदलना चाहूँगा, \n है। वेरिएबल क्या है इसका, बेसिक पे, BP है। फिर ब्रैकेट बंद होगा, सेमीकोलन लगेगा, तो एक रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा रिजल्ट अपन प्रिंट कराना चाहिए कि बेसिक पे का हो गया। अब दूसरा प्रिंट कराना चाहूँ, फिर मैंने लिखा प्रिंट ऑफ। अब DA कितना आया, तो यहाँ मैंने DA का फिगर दे दिया। अब DA किस तरह का डेटा है, ये आपका फ्लोट है। तो फ्लोट में भी अपन को DA है ना, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट डेटा है ना पॉइंट के 6 डेसिमल प्लेसेस लेता है। अब तुम जब भी देखते हो ना कि DA है ना 2 डिजिट तक पैसों में हो सकता है, 6 डिजिट तक अपन पैसों को नहीं दिखाते। तो अपन चाहते हैं कि DA को 2 डिजिट तक ही दिखाओ, और एक टोटल विड्थ बना के उसमें से 2 डिजिट फ्रैक्शनल पार्ट को ही लेना है मेरे को। तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट अगर लेना चाहूँगा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7.2F, है ना। तो या 8 ले लो। 8 क्या होता है, टोटल विड्थ होगी,
और यहाँ फॉर्मेटिंग आ जाएगी, यहाँ DA का फिगर आ जाएगा। फिर मैं है ना HRA को भी दिखाना चाहूँगा कितना कैलकुलेट हुआ। तो मैंने फिर प्रिंट ऑफ ले लिया, HRA ले लिया, परसेंट 8.2F है ना, ये अपन ने ले लिया HRA का वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी प्रिंट कर देगा। फिर मैं आगे दिखाना चाहूँगा ग्रॉस सैलरी। फिर मैंने लिखा प्रिंट ऑफ ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस का होता है कि टोटल। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा परसेंट 8.2F है ना, ये दिखाऊंगा। फिर यहाँ है ना कोटेशन को बंद कर दूंगा, फिर कोमा लगाऊंगा और फिर यहाँ ग्रॉस का फिगर लिखूंगा, ग्रॉस का, फिर ब्रैकेट बंद कर दूंगा और फिर फाइनल है ना मेरा गेट CH हो जाएगा और फिर यहाँ पे फाइनल क्लोज हो जाएगा प्रोग्राम का। तो ये जो पोर्शन है ये अलग हो गया यहाँ से, ये वाला। तो ये प्रोग्राम है ना यहाँ से चला बेसिक पे को रीड किया। पहले तो ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन, ये वाला पोर्शन तो हो गया वेरिएबल का डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन काम करने से पहले वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए। और ये आपका ना पूरा ये इनपुट का डेटा हो जाएगा। ये हो गया आपका इनपुट का पार्ट हो गया। इनपुट में एक बेसिक पे एक ही ले रहा हूँ मैं। और फिर ये है ना मेरे इफ़ और एल्स का पूरा पोर्शन हो गया ये। तो ये आपका इफ़ और एल्स लगा दिया यहाँ पे, इफ़ और एल्स, इस स्टेटमेंट की हेल्प ले ली अपन ने। तो ये प्रोसेस हो गया पूरा कि ये सिलेक्शन कर लेगा अपने आप ही कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये कंडीशन हो गई, ये ट्रू पार्ट हो गया, फॉल्स फ्लॉग हो गया। और फिर अपन ने लिखते ना कि इसके बाद में कहाँ जाएगा, ये ग्रोस पे आ जाएगा। तो ये सैलरी कैलकुलेट हो गई, ये पूरा आउटपुट हो गया। अब आउटपुट में %F %D का मतलब इंटीजर डेटा जब भी रीड राइट में आए तो %D। फ्लोट का मतलब समझ गए, F मीन्स फ्लोट, C का मतलब करेक्टर, S का मतलब स्ट्रिंग और LD का मतलब लॉन्ग इंटीजर और डबल का मतलब LF। और फिर अपन ने जो यहाँ 8.2F लगाया ना, इसकी क्या मीनिंग है कि जैसे मैंने 8.2F लगाया प्रिंटिंग में, तो 8 तो टोटल ये ब्लॉक हो गए, ऐसे 8 ब्लॉक हो गए है ना। ये हो गया 1 2 3, ऐसे करते करते ये 8 हो गया। तो 8 ब्लॉक हो गए ये टोटल, 8 कॉलम्स हो गए। 8 कॉलम में से ये आपके है ना 2, ये डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे। ये 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए, डेसिमल। और ये आपका पॉइंट हो गया। ये 5 डिजिट इंटीजर के लिए रिजर्व हो गया। एक तो ये हो गया आपका है ना, ये 5 डिजिट इंटीजर पोर्शन के लिए रिजर्व हो गया या इंटीजर के लिए हो गया। तो 5 तो ये हो गया, फिर एक ये हो गया, 6 7 8। तो ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस को अलाउ करेगा। 8 का मतलब तो टोटल विड्थ है, ये तो आपकी टोटल विड्थ है, ध्यान देने का पॉइंट है फॉर्मेटिंग के लिए है ना। और ये आपका पॉइंट हो गया, एक कॉलम पॉइंट में रिजर्व हो गया। ये डेसिमल के डिजिट है कि कितने डेसिमल लेना चाहोगे। अगर गैप ज़्यादा रखना हो तो इस विड्थ को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो ये जो जनरल फॉर्मेट हो गया ना, तो इस तरह का हो जाता है ये फॉर्मेटिंग के लिए, WPF। तो W तो टोटल विड्थ, P मतलब पार्ट ऑफ विड्थ, टोटल में से निकलेगी है। अगर 10 में से मान लो मैंने 3 कर दिया तो 6 डिजिट इंटीजर के होंगे और 3 डिजिट आपके फ्रैक्शनल पार्ट होंगे। तो ये फ्लोट फॉर्मेटिंग के लिए WPF एक फॉर्मेट हो गया। W इंटीजर पार्ट है, W इंटीजर में, और P है ना पार्ट ऑफ विड्थ है। तो टोटल साइज कितनी रखोगे, डेसिमल की पॉइंट कितने निकालोगे। तो ऐसे अपन 8.2F करके प्रॉपर एक फॉर्मेट में डेटा को रख सकता हूँ मैं। तो ऐसे मैंने तीनों डेटा, ये फ्लोट है तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट्स आएगा। तो कोई ज़्यादा टिपिकल कंट्रोलिंग नहीं है, इजी वे में इस प्रोग्राम्स को देख सकते हो, मतलब कर सकते हो। तो कंडीशन एक डेटा आया, कंडीशन में डायरेक्ट एंट्री लेगा, सही होने पर इस कैलकुलेशन को लेगा, गलत होने पर इसको लेगा, फिर एक ग्रॉस बनाएगा, फिर प्रिंटिंग में आ गए सीधे, फिर क्लोज कर दिया, पॉज कर दिया। तो ये इस तरह से अपन इफ़ और एल्स को यूज में ले सकते हैं। और अपन चाहे तो इफ़ के अंदर एक कंपाउंड कंडीशन में बना सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि इफ़ के अंदर ये सिंगल कंडीशन है फ़िलहाल, आप इसको चाहो तो लॉजिकल करके कंपाउंड में कर सकते हो। तो अगर एक प्रोग्राम और देख लो इसका, एग्जाम्पल 3। क्वेश्चंस का मेरा टाइटल है रीड एनी कैरेक्टर वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड।
कैरेक्टर समझ गए, कोई भी इंडिविजुअल कैरेक्टर अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर वैल्यू पढ़ेंगे अपन, है ना, अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर का मतलब अल्फ़ाबेट ही देना है। फिर डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब हो गया निर्धारण करो, डिटरमाइन वेदर इट इज वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वोवेल का अपन यहाँ पे निर्धारण करेंगे। तो वोवेल्स आप जानते हो ए ई आई ओ यू, ये आपके वोवेल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट ये रिमेनिंग जो भी होंगे अल्फ़ाबेट, 26 में से 5 को माइनस कर दो तो 20 लेटर्स आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। अब कंप्यूटर डिसाइड करे कि कोई भी अल्फ़ाबेट अपन कीबोर्ड से लें और फिर ये बताइए कंप्यूटर के कॉन्सोनेंट है या वोवेल्स है, और यूजिंग करेंगे अपन, यूजिंग इफ़ और एल्स से, इफ़ और एल्स के थ्रू करो इस प्रोग्राम को। तो ये प्रोग्राम आप कर ही दोगे, है ना, ये लाइन आप लिख लोगे, क्वेश्चंस का ये हेडिंग डाल दो, फिर ये ना ये लिख ही लोगे, 2 लाइन है ना, लिंकिंग सेक्शन हो जाएगा, फिर अपन वॉइड मेन लिख ही लेंगे, है ना, ये तो प्रोग्रामिंग का फिक्स पोर्शन है। फिर अपन है ना एक एनी करेक्टर वैल्यू पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, तो अपन ने एक यहाँ पे करेक्टर टाइप का स्टोरेज ले लिया CH, ये अल्फ़ाबेट को स्टोर करेगा, या फिर अपन क्लियर स्क्रीन लगा देंगे। फिर यहाँ प्रिंट करूँगा मैं, एंटर एनी अल्फ़ाबेट, एंटर एनी अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट इनपुट में देंगे अपन, ठीक है ना। अब इनपुट में कैसे लेंगे, तो CH एक अल्फ़ाबेट आना चाहिए। अब एक अल्फ़ाबेट कैसे आए, तो अल्फ़ाबेट पढ़ने के लिए या तो इसके ना फंक्शंस की हेल्प ले लो, या फिर गेट कैरेक्टर, गेट का मतलब कीबोर्ड से लो, किसको लूँ, कैरेक्टर डेटा को। कैरेक्टर में क्या आएगा, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को लेके क्या करूँ, वेरिएबल में स्टोर कर दूँ। किस तरह का वेरिएबल होगा, कैरेक्टर टाइप का ही वेरिएबल होगा। तो कैसे पता चला, CHAR से। तो CHAR ये कैरेक्टर टाइप का स्टोरेज है। इसका क्या मतलब होता है कि CH और ये कैरेक्टर, ये स्टोरेज बन जाएगा, है ना, ये ओनली एक सिंगल कैरेक्टर को अलाउ करेगा। अब कैरेक्टर कैसे आएगा मेरे पास, तो कैरेक्टर आने के लिए मैंने एक फंक्शंस की हेल्प ले ली, गेट कैरेक्टर, ये आ गया मेरे पास। तो ये सिंगल कैरेक्टर पढ़ेगा और इसमें असाइन करेगा। गेट का मतलब होता है ना, ले लो कैरेक्टर को, ले लो कीबोर्ड से और CH में डाल दो। और तुम चाहोगे अगर ऐसा नहीं करे तो अपन इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं अपन, है ना, और इसके नफ। अब कैसे पढ़ूँ, कैरेक्टर डेटा के लिए C आता है ना, किस में पढ़ो, CH के अंदर ये वैल्यू जाननी चाहिए, तो एड्रेस ऑफ CH अपन इस तरह से भी पढ़ सकता हूँ। तो अपन है ना, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। अब पढ़ के अपन क्या करें, अब पढ़ के क्वेश्चन अपन से कर रहा है वोवेल्स का डिटरमाइन करो या कॉन्सोनेंट है, कि जो भी तुमने अल्फ़ाबेट टाइप किया है वो AEIOU है क्या और नहीं है क्या, दोनों बताना। अब सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, कंडीशन में आ गया सीधा ही कि अगर CH इक्वल इक्वल A और CH इक्वल इक्वल E, और ये पाइप का चिन्ह CH इक्वल इक्वल I, सिंगल कोट्स में आएगा ना, और CH इक्वल इक्वल O, है ना, और CH इक्वल इक्वल U, ये U है। अब अपन ने क्या की, अब 5 कंडीशन लगा दी कि ये ब्रैकेट आएगा बिगिनिंग पे, इफ़ का ना ये ब्रैकेट ज़रूरी है, ब्रैकेट का क्लोजिंग आएगा। अब अपन ने ना AEIOU, तो पहला ये हो गया, फिर ये और ऑपरेटर है, फिर ये हो गया, फिर है ना I हो गया, O हो गया, ये हो गया। डबल इक्वल क्यों लगाया, कि मैचिंग हो रही है, तो मैचिंग में क्या आता है, डबल इक्वल आता है। सिंगल कोट्स क्यों लगाया, क्योंकि इंडिविजुअल एक लेटर सब ने मेरे पास, तो करेक्टर कांस्टेंट से करेक्टर से मैचिंग करूँगा, तो सिंगल करेक्टर को सिंगल कोट्स में लगाना ज़रूरी है। तो ये करेक्टर कांस्टेंट है, AEIOU फिक्स अपने पास, तो ये करेक्टर कांस्टेंट को मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो बना रहा हूँ ना यहाँ पे, तो ये करेक्टर कांस्टेंट है ये। तो करेक्टर कांस्टेंट को अपन है ना ऐसे सिंगल कोट्स में रेफर करेंगे सबको। अगर इसे डबल कोट्स लगा दोगे तो एरर आएगी, डबल कोट्स लगाते ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रिंग को डायरेक्ट अपन मैचिंग कर ही नहीं सकते, रूल से सीखा। तो ये अपनी एक कंडीशन हो गई
तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया, और ऑपरेटर से कंबाइंड है। और का क्या मतलब होता है कि ये 5 कंडीशंस अपन ने मिक्सअप कर दी, पांचों में से एक भी कंडीशन सही हो जाती है तो रिजल्ट ट्रू रहेगा। जैसे 5 अल्फ़ाबेट में से कोई सा भी मैं तुमको एक अल्फ़ाबेट दे दूँ तो तुम कहोगे कि वोवेल से, तो 5 में से एक भी कंडीशन सही हो जाए तो वोवेल से ही कहेंगे उसको। तो अपना है ना, ये और से है, ये पाइप का चिन्ह शिफ्ट के ऊपर पाइप का ना ऐसे लाइन होती है इस तरह की, तो ये डबल पाइप है, ये और ऑपरेटर बन जाता है। इस डबल पाइप को अपन है ना और ऑपरेटर बोलते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर, ये याद हो जाना चाहिए। तो ये आपकी ना रिलेशनल कंडीशन 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 कंडीशन को अपन ने कंबाइन कर दिया और ऑपरेटर से जोड़ दिया। अगर ये सही हो गई तो यहाँ पे अपन कह देंगे प्रिंट ऑफ कैरेक्टर इज वोवेल्स। ये लाइन बदल देंगे फिर, और अगर ये गलत हो गई तो एल्स, है ना, कैरेक्टर इज प्रिंट ऑफ। कॉन्सोनेंट, फिर न्यू लाइन बैकस्लैश है ना। या करेक्टर लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, और फिर ये अपना फाइनल क्लोज हो जाएगा। और फिर ये लास्ट में ना गेट CH लगा के प्रोग्राम का एंड कर देंगे, ये फाइनल एंड हो जाएगा। तो ये अपने है ना एक कंडीशन हो गई ये पूरी, ये इफ़ और एल्स का पूरा पोर्शन हो गया। कंडीशन एक है, 2 अल्टरनेट है, ये पहला अल्टरनेट हो गया, ये आपका दूसरा अल्टरनेट हो गया, ये पहला ये दूसरा, 2 में से लेके फिर गेट CH पे आएगा, फिर क्लोज कर देगा, ये फाइनल क्लोज है, ये बिगिन है, देन ये क्लोज है। ये आपका मेन फंक्शंस हो गया, है ना। ये लिंकिंग सेक्शन हो गया प्रोग्राम का, ये जो 2 लाइन है ये लिंकिंग सेक्शन है। प्रोग्रामिंग की जो पहली लाइन है ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। डॉक्यूमेंटेशन में कमेंट्स आ जाते हैं अपने। कमेंट्स क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट होते हैं। ये यहाँ पे है ना स्लेश और स्टार स्लेश, स्लेश पहले आएगा, फिर स्टार पहले आएगा, फिर स्लेश बाद में आएगा। हेस और इंक्लूड में गैप नहीं होना चाहिए, कि हेस और इंक्लूड में यहाँ पे गैप नहीं दोगे, या मैं हेस इंक्लूड में गैप नहीं होगा। ये रेगुलर वर्ड है, प्री प्रोसेसर बोलता है। और ये जो एंगल ब्रैकेट लगाते हैं ये होते हैं, इसमें लाइब्रेरी हेडर फाइल लिखते हैं अपन, stdio.h, है ना, conio.h। और फिर ये अपना मेन है, ये वर्ड अपने आप में कीवर्ड है, ये अपने आप में कीवर्ड होता है, नथिंग वर्ड, ये आपका कीवर्ड हो गया। और ये मेन एक फंक्शंस है ना। मेन क्या है, एक स्टार्टअप फंक्शंस है, क्लोजिंग और स्टार्टअप फंक्शंस है। ये कंपलसरी है, याद हो जाना चाहिए फंक्शंस। स्टार्टिंग यहाँ से हो गई, मेन से क्लोजिंग हो गई। कंट्रोल जो भी प्रोग्राम रन होगा कंपलसरी है, यहीं से शुरू करेगा, यहीं से क्लोज करेगा। अगर मेन से बाहर भी चले गए तो वापस मेन में लौट के आओगे, मेन से क्लोजिंग होगी। तो ये कुछ पॉइंट है, याद होना चाहिए। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करो। थैंक यू।